हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मिनाटी में। मैं आपको अपने दोस्त के साथ हुई एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है और डरना और थरथराने में मज़ा आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आपके लिए लेके आता रहूँ। मैं आगे की स्टोरी अपने दोस्त के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम धनंजय है। बचपन से ही मुझे घूमने का शौक था। हर वक्त मैं घूमने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह स्कूल की पिकनिक हो या न्यू ईयर का ट्रिप। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मेरी ख्वाहिश भी बढ़ती चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी यह ख्वाहिश इस हद तक मुझे काबू कर लेगी। ये बात साल 2015 की है, जब मैं और मेरे दोस्त एक लंबी ट्रिप का प्लान कर रहे थे। हम ऐसी ट्रिप का प्लान कर रहे थे जो एडवेंचर से भरी हो। अगर लोकेशन हॉरर हो तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग ने मिलकर इंटरनेट पर बहुत सारी लोकेशन देखी, जिसमें से कुछ ब्यूटीफुल नेचर वाली थी तो कोई समंदर से घिरी हुई आइलैंड। लेकिन एडवेंचर के साथ साथ हॉरर वाली लोकेशन का कॉम्बिनेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा था। एक दो घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें आहोकीगारा फॉरेस्ट, जो कि एडवेंचर और हॉरर से भरी हुई थी, इसके बारे में पता चला। ये जंगल जापान में माउंट फौजी के नॉर्थ वेस्ट में है। ये जंगल 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं आती। और हर तरफ इसके अंदर पेड़ ही पेड़, किसी भी तरीके का कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत। हम लोगों ने आओकीगारा फॉरेस्ट की ओर भी अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री को सर्च करके पढ़ने लगे। इसके बाद जो हमें फैक्ट्स और रिसर्च से जो मिला उसने हमारा दिमाग घुमा कर रख दिया। हर साल इस जंगल में करीब 100 से ज़्यादा लोग मरे हुए पाए जाते हैं और यह रिपोर्ट 2003 की है। यहाँ मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जापान की सरकार अब रिपोर्ट जारी ही नहीं करती है। 2003 से अब तक इसकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। इसके बाद क्या था, मैं और मेरे दोनों दोस्त यहाँ जाने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित हो गए कि आखिर इस जंगल में ऐसा है क्या, और यह जंगल इतना खतरनाक है तो एक बार इस जंगल में जाना तो बनता है। और तारीख थी 22 मार्च 2015 और संडे का दिन था। हमने दिल्ली एयरपोर्ट में अपना फ़्लाइट पकड़ा और जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। फ़्लाइट के दौरान हम लोग सिर्फ आओकीगारा फॉरेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे और हम इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए थे कि अपनी फीलिंग्स और इमोशन को रोक ही नहीं पा रहे थे। 30 घंटे के लंबे सफ़र तय करने के बाद आखिर हम टोक्यो की हानेडा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। रात के करीब 9 बज रहे थे और हम सब एक नए शहर में पहुंच चुके थे। नए लोगों के बीच पहुंचने के बाद तुरंत हम लोग वहां टैक्सी बुक की और होटल के लिए रवाना हो गए। रास्तों के दौरान हमने टैक्सी ड्राइवर से बातें करनी शुरू कर दी। टैक्सी ड्राइवर को हिंदी तो समझ नहीं आती थी, लेकिन वह हमारी इंग्लिश समझता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से बातों ही बातों में पूछा कि क्या आप आओकीगारा फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानते हो। टैक्सी ड्राइवर ने बोला, आपको क्यों जानना है उस जंगल के बारे में। हम लोगों ने मुस्कुराकर कहा, हम उसी जंगल में घूमने के लिए आए हुए हैं। वह पहले तो थोड़ा घबराया और फिर बोला, आप लोग अभी यंग हो, आप लोगों की भी फैमिली होगी उस जंगल में, आप मत जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। यह सुनकर मैं हैरान हो गया और मेरे दोनों दोस्तों के चेहरे उदास हो गए। मैंने पूछा क्यों। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, वह जंगल श्रापित है और हर रोज़ वहाँ एक या दो डेड बॉडीज़ बरामद होती हैं। उस जंगल से अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। इसके बाद
हम टैक्सी ड्राइवर से कोई बातचीत नहीं किए और सीधा उससे होटल में पहुंचाने को बोला। फ़्लाइट की लंबी यात्रा की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। 25 मिनट के बाद हम अपने होटल में पहुंच गए। यह होटल हमने पहले ही बुक करके रखा हुआ था। होटल के रूम में पहुंचने के बाद हम सभी फ्रेश होने लगे। फ्रेश और खाना खाते खाते रात के 11 बज चुके थे और हम लोगों को टैक्सी ड्राइवर की एक बात याद आने लगी और हम दोबारा आहोकीगारा फॉरेस्ट के बारे में सर्च करने लगे। धीरे धीरे उस जंगल के बारे में और भी ज़्यादा बातें पता चलने लगी। सर्च करते करते और पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज चुके थे और मेरे दोनों दोस्तों को नींद आने लगी और कुछ देर बाद वह सो गए और मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और आहोकीगारा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ता चला जा रहा था। सुबह के करीबन 5 बज चुके थे और अब मुझे नींद आने लगी थी और मैं सो गया। कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे नींद से जगाया और बोला, होटल से आहोकीगारा फॉरेस्ट की दूरी 2 घंटे की है। हमें सुबह और जल्दी निकलना होगा। और हम सभी 6:30 तक तैयार होकर सारा सामान जो कि इस ट्रिप में यूज़ होगा एक बैग में भरकर चल पड़े। एक टैक्सी ड्राइवर ने हमसे बात करने की कोशिश की और पूछा कि आपको कहाँ जाना है। हमने उसको यह बताया कि हमें आहोकीगारा फॉरेस्ट जाना है तो उसने साफ मना कर दिया। फिर हमने दूसरे और तीसरे से भी पूछा, उन लोगों ने भी मना कर दिया और तब जाकर आखिरी में हमने बस पकड़ी और माउंट फौजी के लिए रवाना हुए। माउंट फौजी से आहोकीगारा जंगल की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। 9:30 बजे तक हम माउंट फौजी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमने आसपास के लोगों से आहोकीगारा फॉरेस्ट जाने का रास्ता पूछा और कौन सी बस जाएगी या कार जाएगी यह पता करने लगे। और मेरे एक दोस्त पास के शॉप में कुछ खाने का सामान लेने चला गया और यह सब करते करते 10:30 बज गए। बस तो नहीं मिली। एक कार हमने बुक की और आहोकीगारा फॉरेस्ट के लिए निकल पड़े। थोड़ी ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे का सफ़र 2 घंटे का हो गया और हम 12:45 तक वहां पहुंच गए। अब हम उस जंगल के गेट पर थे जहां से हमारी ज़िंदगी की खतरनाक सफ़र की शुरुआत होने वाली थी। आज भी मुझे 12:45 जब भी होते हैं तब भी मुझे उस जंगल की याद आती है। वक्त हो रहा था 12:45 का। हम आहोकीगारा जंगल के मेन गेट पर थे। गेट पर एक साइन बोर्ड लगी हुई थी। उस साइन बोर्ड पे कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ था। क्योंकि हम लोग को जापानीज़ नहीं समझ आती थी इसलिए हमने उस साइन बोर्ड को इग्नोर किया और आगे चल दिए। कुछ रास्ते बने हुए थे, उसी रास्ते में हम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तक जाने के बाद हमें एक और साइन बोर्ड देखने को मिला। वह साइन बोर्ड ब्राउन रंग का था और उसमें भी जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ था। हम लोगों ने पिछले साइन बोर्ड की तरह इसे भी इग्नोर कर दिया और हम लोग के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उस वक्त हम उस खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। हम लोग रास्ते को फॉलो करके अंदर जाने लगे। करीबन 10 मिनट चलने के बाद ही गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रास्ता ख़त्म हो गया। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा था किस ओर की अपनी सफ़र शुरुआत की जाए। अब तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। हर तरफ बस जंग रास्ते ही रास्ते निकले हुए थे। पहले ही इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रखी थी तो मैं और मेरे दोस्तों ने साथ यह कसम खाई कि कोई भी अकेले और बिना बोले कहीं नहीं जाएगा और हम लोग एक ही रास्ते में और एक साथ ही रहेंगे। और हम लोगों ने एक रास्ता चुन लिया जो कि सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। और एक चीज़ जो मुझे हैरान कर रही थी वह यह कि हर दिशा में अलग अलग तरह के रिबन बंधे हुए थे और विभिन्न विभिन्न रंगों के जो कि हर दिशा में जा रहे थे। तो मैं और मेरे दोस्तों ने पीला रिबन को चुना और उसके फॉलो करके चलते रहे।
जो सीधा जंगल की ओर ले जा रहा था। और हम आपस में बात करते करते और रिबन को फॉलो करते करते करीबन 1.5 किलोमीटर तक चले गए, और यहाँ सूरज की रोशनी तो ना के बराबर आ रही थी और पीला रिबन भी ख़त्म होने को था। कुछ दूर और चलने के बाद हमारे आगे एक गहरी खाई थी और पीली रिबन भी बस यहीं तक थी। उससे यह उम्मीद लगाया गया कि हो सके जिसने यह रिबन बांधा हो उसने कोई और रास्ता लिया हो। अब तो ना हमारे पास कोई पीली रिबन थी और ना ही कोई रास्ता, तो हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट लेने का फ़ैसला किया और हम साथ साथ लेफ़्ट की ओर जाने लगे। हम लोगों के पास अपना कोई रिबन नहीं था, तो हम लोगों ने छोटे छोटे कपड़े की डालियों को तोड़कर निशानी बनाने लगे। इससे हम वापस लौटने में आसानी होगी। करीबन आधे घंटे चलने के बाद हम थोड़े थक चुके थे और बैठकर आराम करने लगे और पानी और कुछ खाना जो हम साथ लेकर आए थे वह खाने लगे। अभी तक तो जंगल सामान्य लग रहा था। इतने में मेरे एक दोस्त के हाथों से भरा हुआ पानी का बोतल ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से बोतल और पानी गिरते गिरते हमसे कुछ दूरी पर चले गए। अभी तो हमने सफ़र शुरुआत ही किया था कि हमने पानी को वेस्ट कर दिया। अब हमारे पास पीने का पानी भी नहीं था। पानी का बोतल उठाने के लिए मेरा एक दोस्त जैसे ही गया कि अचानक मेरे दोस्त को कुछ दूरी पर एक कैंप नज़र आई, और हम लोग को आश्चर्य हुआ कि साथ ही साथ खुशी इस बात की थी कि चलो हमारे अलावा कोई और भी तो हमारे रास्ते पर है। और हम लोग उस कैंप की ओर जाने लगे और हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही थी, जिसने पीली रिबन बांधी, जिसके सहारे हम आधे रास्ते आए, वही उस कैंप में होगा। जैसे ही हम उस कैंप के पास पहुँचे, कैंप के अंदर जाकर देखा तो कैंप के अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि सारा सामान कैंप के अंदर ही था, जैसे स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का गैस स्टोव, शूज़, क्लोथ्स और ट्रैवलिंग बैग। यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करने का पावर बैंक भी कैंप के अंदर ही था। मगर जिसकी खोज में हम आए थे, पानी, वह कहीं नहीं था। पहले तो हमें लगा हो सके कैंप लगाकर वह आसपास ही होगा पानी की तलाश में। तो हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, यहाँ कोई है? पर किसी का जवाब नहीं आया। मैं और मेरे दोस्त लगातार 15 मिनट तक चिल्लाते रहे, मगर कोई जवाब नहीं आया और हम उसके लौटने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते 2 से 3 बज चुके थे। अब हम लोगों को उसका इंतज़ार करना उचित नहीं लगा और हम लोग पानी की तलाश में जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन हर तरफ पेड़ ही पेड़ था। इतना घना जंगल था कि हमें आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर के ऊपर था, फिर भी यहाँ अंधेरा अंधेरा लग रहा था। किस ओर जाएं समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां जाकर देखा तो जूते चप्पल फेंके हुए थे। झाड़ियों को देखकर यह लग रहा था कि हो सके वह उसी दिशा में गए हों। हम लोग भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे और साथ ही साथ लगातार आवाज़ लगाते रहे कि यहाँ अगर कोई है तो हमें बताएं। चलते चलते करीब 3 किलोमीटर आगे चले गए, मगर अभी भी हमें कोई इंसान देखने को नहीं मिला। लगातार चलने और पानी की कमी की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो हम वहीं रुककर आराम करने लगे। तभी हमें चट्टानों के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम लोगों ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वह आवाज़ लगातार आ रही थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई और आवाज़ की ओर गए। जैसे कि चट्टान के आगे देखा, हम लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एक छोटी सी नदी का झरना पेड़ों के बीच से पत्थरों से टकराकर नीचे की ओर जा रहा था।
लगातार चलने की वजह से हम लोग पसीने से भीग चुके थे। सबसे पहले तो हमने बोतल में पानी के लिए पानी को भरा। उसके बाद हमने अपने चेहरे, हाथ और पैरों को धोने लगे। पानी से अपने चेहरे को धोने हमें काफ़ी आनंद मिल रहा था। यह सब करते करते शाम के 5 बज चुके थे। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज के लिए यह ट्रिप काफ़ी है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। हमारे साथ हाथों में पानी की बोतलें थीं और चेहरे पर थोड़ी सी खुशी। जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा की ओर हम निकल पड़े। अब अंधेरा कुछ ज़्यादा हो ही गया था। आगे का रास्ता साफ देखना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से हम आए थे। रात के अंधेरे में चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें वह कैंप नज़र नहीं आया जिस कैंप की ओर हमें पानी की तलाश में गए थे। अब रात के 8 बज चुके थे, पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ डरे हुए थे। कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए हैं? कहीं लौटते वक्त हमने गलत रास्ता तो नहीं अपना लिया? काफ़ी सारी विचार हमारे दिमाग में आने लगे थे। इतने में मेरे एक दोस्त की तबीयत उम्मीद से ज़्यादा ख़राब होने लग गई। रात के अंधेरे में हमें कैंप तो नहीं दिख रहा था, ना ही रास्ता, इसलिए हम लोगों ने मदद के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो। मगर हकीकत तो यह थी कि हमारे अलावा इस सुनसान जंगल में और कोई नहीं था, और यह हकीकत हम जितनी जल्दी समझ लेते हमारे लिए उतनी ही आसानी होती। मगर मेरे एक दोस्त की तबीयत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ लगाता रहा। अब हमें यहाँ से एक निर्णय लेना था, किस दिशा से वापस जाएं, क्योंकि अब यहाँ से भटक गए तो हम अब इस जंगल में फंस जाएंगे। तो बेहतर हम लोग के लिए यही था कि जिस दिशा से हम आए थे उस दिशा से हमें पीछे मुड़कर जाना ही होगा। हम पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही दूर पीछे चलने के बाद अब मेरे दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वह चलते चलते गिर गया। हम दोनों ने उसे उठाया और उसे हौसला दिया। हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हम दोनों ने अपने कंधे का सहारा दिया और उसे पीछे की ओर ले जाने लगे। तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ आई और मैं डर गया। जब मोबाइल की फ्लैशलाइट झाड़ियों की ओर की तो मैं देखकर खुश हो गया, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे वही जूते चप्पल थे जो हमें कैंप के जाते वक्त मिले थे। और हम झाड़ियों के अंदर गए तो हमें आखिर में वह कैंप मिल गई और हम अपनी तबीयत खराब दोस्त को लेकर उस कैंप में गए। हमें उम्मीद थी शायद इस कैंप में अब हमें कोई मिलेगा। कैंप के अंदर कोई नहीं था और कैंप का सामान जैसे का वैसा रखा हुआ था। हमने अपने तबीयत खराब दोस्त को उसी कैंप में लिटा दिया और उसे पानी और खाना खिलाने लगे। अब रात के 9 बज चुके थे। यहाँ से हमें एक मुश्किल फैसला लेना था, क्योंकि जब से हम इस जंगल में आए थे हम लोग एक साथ ही थे। जहाँ भी गए एक साथ गए, हर एक परेशानी का हमने साथ में सामना किया। लेकिन यहाँ से हमें अलग होना था, क्योंकि हमारे एक दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह एकदम भी अब चल नहीं सकता था, और इस काली अंधेरी रात में हमारी मदद करने भी कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। हमारे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि हमें किसी को बता नहीं सकते थे हम यहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम इस जंगल में आ रहे थे तब हमें किसी ने नहीं देखा। चारों तरफ से हम इस जंगल में फंस चुके थे। हम लोगों ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और निर्णय लिया कि हम दोनों
में से कोई एक मदद लाने के लिए बाहर जाएगा और एक यहाँ रुककर तबीयत खराब दोस्त को देखेगा और उसकी मदद करेगा। अचानक मेरे अंदर से यह आवाज़ आई कि मैं लेकर आऊँगा मदद। यह सुनकर मेरे दोनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, हम लोगों ने पढ़ा है इस जंगल के बारे में। यह जंगल जितना दिन के उजाले में अच्छा रहता है, उतनी रात के अंधेरे में यह खौफनाक हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। फिर भी तुम यह पागलों वाले फैसले कैसे ले सकते हो? हमारे बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को तो बाहर जाना ही था, ना मदद लेने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। कहीं न कहीं मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्त इस जंगल में फंस चुके थे और उनकी यह दशा हो गई। यह देखकर मैं अंदर से काफ़ी दुखी था। मैंने फैसला लिया कि मदद लाने के लिए मैं ही बाहर जाऊंगा। जब उनके काफ़ी समझाने के बाद भी मैं नहीं समझा, तो उन लोगों ने मेरे अकेले बाहर जाने के ऊपर हामी भरी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई और साथ में मुझे याद भी करवाया किस रास्ते से हम यहाँ तय आए हुए थे। मेरे पास यह एक आखिरी मौका था। मुझे किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर जाकर अपने दोस्त के लिए मदद लानी थी। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और ना ही रास्ता भटकना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटे से कागज़ पर नक्शा बना लिया, जिस रास्ते से हम इस जंगल में आए थे, और हर वह चीज़ जो हमने आते वक्त निशानी के तौर पर छोड़ी थी इस जंगल में, सारा कुछ हमने कागज़ पर लिख लिया। यह सब करते करते रात के 9:30 बज गए। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। कैंप से निकलते ही भागकर सबसे पहले मैं वहां गया जहां से मैंने कैंप को पहली बार देखा था। जैसे मैं उस जगह पर गया, मुझे विश्वास हो गया मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने यहीं आराम किया था और खाना भी खाया था। खाने के पैकेट अभी वहीं पर थे। खाने के पैकेट मेरी एक निशानी बनकर सामने आए। अब यहाँ से बाहर का रास्ता बहुत ही सरल था। यहाँ से सीधा, उसके बाद आगे से दाएं। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने हाथों में लेकर तेजी से सीधी दिशा में भागने लगा, और जो झाड़ की टहनियाँ मैं और मेरे दोस्तों ने तोड़ी थी, वह भी रास्ता दिखाने में मेरी मदद करने लगी। अचानक मेरा एक पैर पेड़ों की जड़ों से टकराया। मैं लुढ़कता हुआ एक खड्डे में जा गिरा। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई, लेकिन मैंने अपने दर्द को दरकिनार किया। मैंने अपनी आँख खोली। मेरी मोबाइल मुझसे 10 कदम की दूरी पर गिरा हुआ था। अभी भी उसमें से फ्लैशलाइट जल रही थी। यह देखकर मैं खुश हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और जाकर अपने मोबाइल को उठाया। मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरीके से टूट चुका था और स्क्रीन काम करना भी बंद कर दिया था, मगर फ्लैशलाइट अभी भी जल रही थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट्स की मदद से मैं वहां निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यह देखकर मैं चौंक गया। जिस खड्डे में मैं गिरा था, वह गड्ढा चारों तरफ से गोल और उसकी ऊंचाई लगभग 2 मंजिला मकान जितनी थी। उसके अंदर गिर चुका था मैं, और अंधेरा इतना कि एक कदम भी फ्लैशलाइट के बिना चला न जाए। मैं वहां से बाहर जाने का रास्ता देख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक सुरंग पर पड़ी। सुरंग का रास्ता पूरी लतरों से ढका हुआ था और सुरंग देखने से काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। लतरों को मैंने हटाया और सुरंग के अंदर गया। घुसते ही बहुत ही घटिया बदबू आई। मैं फिर भी आगे बढ़ा। वह जगह कीचड़ से भरी हुई थी। कीचड़ मेरे घुटने तक आ रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरा पूरा ध्यान नीचे की ओर था। तभी मेरा सर किसी चीज़ से टकराया। जब मैंने फ्लैशलाइट ऊपर की तो मेरे होश उड़ गए। एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी लटक रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वापस की ओर भागने लगा, और यह देख मेरा हृदय बहुत तेज गति से चलने लग गया। मैं उस सुरंग से भागता गया जब तक मैं सुरंग के बाहर न निकल जाऊं। जैसे ही सुरंग के बाहर आया,
और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और मदद मांगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज यह मेरी आखिरी रात है। मैंने अपने डर को संभाला और उस खड्डे से बाहर आने का मार्ग खोजने लगा। खड्डे से बाहर निकलना लगभग असंभव था। 2 मंजिला एक गहरे खड्डे में गिरा था। बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था और मेरे दोनों दोस्तों अभी भी मेरी ही तलाश में फंसे हुए थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बस इतना सोचते ही मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और दोबारा मैं सुरंग में जाने के लिए तैयार हुआ। सुरंग की लतरों को मैंने हटाया और अंदर गया। अब मैं पहले से ज़्यादा चौकन्ना था और हर जगह देख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब मेरे आगे मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडीज थी। सुरंग की छत पर बनी हुई लोहे की हुक के सहारे कपड़े से लटका हुआ था। उसकी बॉडी पूरी गल चुकी थी। वह इतना ज़्यादा गंध दे रहा था कि मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ी। मैं वहाँ से आगे बढ़ा और उस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर चलते ही मुझे आगे का रास्ता बंद दिखा। पहले तो मैं परेशान हुआ। जब सामने जाकर देखा तो बाहर जाने के मार्ग पर भी वैसे ही लतर थे जैसे कि इस सुरंग के प्रवेश करते वक्त मुझे मिले थे। लतरों ने ही रास्ते को बंद कर रखा था। लतरों को हटाया और उस खड्डे और सुरंग से बाहर निकल गया। मैंने लंबी और गहरी सांस भरी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैंने मोबाइल की ओर देखा। मोबाइल का स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का समय अभी भी चालू रख रहा था। अभी रात के 10:30 बज चुके थे। सुरंग से बाहर तो मैं निकल चुका था, मगर मेरे आगे सिर्फ समस्या ही समस्या नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं रास्ता पूरी तरीके से भटक चुका था। यह सुरंग मुझे किस ओर लेकर आ चुकी थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। जो नक्शा कागज़ पर मैं बनाकर अपने साथ लेकर आया था, उसका अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे आगे नए रास्ते थे। चारों ओर काला अंधेरा और सिर्फ पेड़ ही पेड़। करीब 10 मिनट तक यह सोचता रह गया, किस ओर जाऊं, कौन सा रास्ता बाहर की ओर जाएगा। फिर अंत में मैंने वह किया जो अब तक मैं करता आया हूँ, सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया और सीधा रास्ता चुन लिया और तेज गति से आगे बढ़ता गया। सिर पर गहरी चोट की वजह से सर से खून लगातार निकला जा रहा था। मुझे चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मुझे कुछ दूर पर एक टॉर्च की लाइट दिखी। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तुरंत खड़ा हुआ और अपनी पूरी क्षमता से चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो। जब उधर से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं उस टॉर्च की लाइट की ओर तेज गति से भागा। लगातार उसके पीछे भागने के बावजूद भी वह मुझसे कुछ दूरी पर अभी भी था। जैसे जैसे मैं उसकी ओर जा रहा था, वह मुझसे उतनी ही दूर चला जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, कृपया मेरी मदद करो। अब मैं भागते भागते थक चुका था। मैं अपने दोनों घुटने के बल ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा, कृपया मेरी मदद करें, कोई तो मेरी मदद करो। तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। जैसे ही मुड़कर मैंने देखा, मेरे दोनों दोस्त थे। उन लोगों ने मुझे उठाया और कहा, हम इस जंगल से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। हम दोनों ने रास्ता ढूंढ लिया है। उस दिशा से बाहर जाने का रास्ता है। मैं इतना ज़्यादा यह सुनकर खुश हुआ कि मैंने दोनों को अपने गले से लगाया और कहा, जल्दी चलो, इस जंगल में मुझे 1 मिनट भी अब और नहीं रहना। हम लोग पागल थे जो इस जंगल में आए। जल्दी चलो। करीब 15 मिनट चलने के बाद हम उसी साइन बोर्ड के पास पहुंच चुके थे जो हमने मेन गेट पर देखा था। हम उस गेट के पीछे छोड़ जंगल से बाहर निकल गए और मैं ज़ोरों से चिल्लाने लगा, हम निकल आए, हम निकल आए। तभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ।
जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथों में मोबाइल था और उसकी फ्लैशलाइट जल रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैं अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और यह मेरे दिमाग का एक भ्रम था। मैं चारों ओर देखने लगा। मुझे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने मोबाइल की ओर देखा। समय रात के 1:45 हो रहा था और अभी भी मेरे सर से लगातार खून निकल रहा था। इसका मतलब साफ था, सर की गहरी चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था और 3 घंटे से मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा था। लगातार फ्लैशलाइट जलने की वजह से अब मेरे मोबाइल की बैटरी 5% बची हुई थी। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी कम हो रही थी, वैसे वैसे डर और बढ़ता जा रहा था और मैं दिमागी रूप से बहुत परेशान हो चुका था। मुझे उस सुरंग में मरे हुए व्यक्ति की लाश अब हर जगह दिखाई देने लगी और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी कि अचानक मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। डर की अब कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आज मर जाऊंगा। एक तरफ मैं था जो अपना सब कुछ इस जंगल में खो चुका था, दोस्त, रास्ता, जीने की आस, और एक तरफ यह जंगल था जो अभी भी मुझसे बहुत सी चीज़ें चाहता था। काफ़ी ज़्यादा सर से खून बहने की वजह से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मैंने अपनी जीने की इच्छा तो छोड़ दी थी। दोस्तों की मदद के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे मैं पेड़ के सहारे खड़ा हुआ, अंधेरे की वजह से मैं कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं, किस ओर जा रहा था कुछ पता नहीं। बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। करीब 30 मिनट चलने के बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे अगल-बगल बहुत शोर हो रहा था। मैंने अपनी आँखें खोली, थोड़ी-थोड़ी सी उजाले दिख रहे थे। लगभग सुबह हो चुकी थी। 3-4 जापानी लोग दिख रहे थे। मेरी आँखें फिर बंद हो गईं। जब मेरी आँखें खुली, मैं कैमरे में था। वहाँ कोई नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, "यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। यह मेरे दिमाग का भ्रम है, यह सच नहीं है।" तभी 2 डॉक्टरों, एक नर्स मेरी ओर भागे चले आए। उन लोगों ने मुझे सँभाला। पहले तो वह लोग जापानी में बात कर रहे थे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तब मैं उन लोगों से ये कहने लगा कि मुझे मुझसे इंग्लिश में बातें करें। मेरा सर अभी भी दुख रहा था। हाथों में मैंने अपने सिर को छुआ। सिर पर पट्टी बांधी हुई थी, तो यकीन हो चुका था मैं उस जंगल से बाहर आ चुका हूँ। मैंने पूछा, "मेरे दोस्त कहाँ हैं?" उन्होंने बोला, "कौन दोस्त?" मैंने कहा, "वही जो मेरे साथ जंगल में गए थे।" उन लोगों को आश्चर्य हुआ यह सुनकर। उन्होंने कहा, "मुझसे वहाँ कोई नहीं मिला।" मैं घबरा गया और उन डॉक्टरों ने 2 फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया और मुझे उन लोगों के साथ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए भेजा। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कैंप में कर रहे हैं, और ऑफिसर को मैंने वह रास्ते बताए जिस रास्ते में मैं अपने दोस्त के साथ उस जंगल के कैंप तक पहुंचा था। मैं दोबारा आओकीगारा फॉरेस्ट के मेन गेट पर था। साइन बोर्ड लगी हुई थी। इस बार मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से उस साइन बोर्ड के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, "यह साइन बोर्ड नहीं, चेतावनी बोर्ड है। इसमें लिखा है, अगर कोई इस जंगल में सुसाइड करने के मकसद से जा रहा है तो सुसाइड ना करे, किसी की मदद ले ले।" अब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को यह पीली रिबन दिखाया जिसकी मदद से मैं उस जंगल के अंदर गया था और हमें वह कैंप मिली थी। अब फॉरेस्ट ऑफिसर अच्छे से समझ चुके थे किस कैंप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दूर बाद जैसे ही मैं और फॉरेस्ट ऑफिसर उस कैंप में पहुँचकर मैं भागकर उस कैंप के अंदर गया, मगर कैंप के अंदर कोई नहीं था। मेरे दोस्तों का सारा सामान कैंप के अंदर ही था। मैं आसपास देखने लग गया और अपने दोस्तों का नाम ज़ोर-ज़ोर से पुकारने लगा। एक ऑफिसर मेरे पास ही था। उसने कहीं भी अकेले जाने से मुझे मना किया, जबकि दूसरा थोड़ी दूर पर जाकर देख रहा था।
उसके चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आई। वह मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं और ऑफिसर उसकी ओर भाग कर गए। वहाँ जाकर देखा वह मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य था। मेरे दोनों दोस्तों की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई थी। यह देखना मेरे लिए दर्दनाक था और मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार आंसू बहे जा रहे थे और एक ही बात मेरे अंदर खाई जा रही थी कि इनके घर वालों से मैं अब क्या कहूँगा। वह लोग तो जानते हैं, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। हमें नहीं ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये क्या हो जाएगा। इस घटना के बाद मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। इस घटना को अब 6 साल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने कभी भी ट्रिप प्लान नहीं की